हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान में दोस्तों संघ की कार्यपालिका के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। संघ की कार्यपालिका में दोस्तों हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में। दोस्तों, आज जो है संघ की कार्यपालिका का आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति का जो है जो पिछले वीडियो में नहीं हो पाया था उसको अगले वीडियो में हम लोग ये क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, पहले मैं रिवीजन कर लेता हूं जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो दोस्तों, हमने संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया था कि संघ की कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। फिर मैंने बताया दोस्तों कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, या ऐसे कहें कि देश का जो संवैधानिक पद है संवैधानिक वो राष्ट्रपति होते हैं। फिर मैंने बताया दोस्तों कि हम लोग के देश में संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली कहने का मतलब दोस्तों कि देश में राष्ट्रपति नाम मात्र होंगे, प्रधानमंत्री जो होंगे वो वास्तविक शक्ति होगा। यही मैंने बताया था दोस्तों संसदीय प्रणाली में, यानी नाम मात्र होते हैं राष्ट्रपति और वास्तविक शक्ति किनके पास होता है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री के पास। फिर मैंने बताया था दोस्तों कि किस तरह से राष्ट्रपति का योग्यता के बारे में पढ़े थे कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। फिर मैंने बताया दोस्तों कि किस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में लोग भाग लेते हैं, कौन कौन लोग भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर मैंने बताया दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश में जहां विधानसभा है वहां के निर्वाचित सदस्य कैसे भाग लेते हैं। फिर मैंने बताया दोस्तों कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट यानी जो उच्चतम न्यायालय है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विवाद होता है चुनाव में उसको किस तरह से निपटारा करते हैं। फिर मैंने बताया कि प्रस्तावक और अनुमोदक कितने चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव में। अब है दोस्तों पिछले वीडियो के बाद जो मैंने बताया उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। उसके आगे जो छूटा है हम लोग आज पढ़ेंगे। दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पर बोर्ड पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति का नाम लिखा हुआ है। ये दोस्तों मैं बताना इसलिए उचित समझ रहा हूं क्योंकि आप पहले उन व्यक्तियों को जान लें जो राष्ट्रपति अभी तक बने हैं। कितने लोग अभी तक राष्ट्रपति बने हैं थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों आपने पढ़ा कि किस तरह से राष्ट्रपति का योग्यता होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग होना चाहिए। उसके बाद किस तरह से इसका चुनाव होता है, कौन कौन भाग लेते हैं। और अब हम देखेंगे दोस्तों कि कितने लोग अभी तक राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं लिस्ट बताया हूं। सबसे पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों 1950 से लेकर 62 तक रहे हैं, यानी संवैधानिक जो पद है वो 52 से 62 कह सकते हैं, ऐसे बने थे 50 में। तो ये लगातार 2 बार बने दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका लंबा कार्यकाल था, यह लगातार 2 बार बने। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा जो है दोस्तों वो डॉक्टर एस राधा कृष्णन। दोस्तों ये 1962 से 67 तक रहे थे। तीसरा है दोस्तों जाकिर हुसैन। ये है 1967 से 1969 तक, मात्र 2 साल रहे थे दोस्तों। अपने कार्यकाल में ही इनका मृत्यु हो गया था। वीवी गिरी 1969 से 74 तक दोस्तों ये रहे थे। फखरुद्दीन अली अहमद
ये 74 से 77 तक रहे थे दोस्तों। ये भी 3 साल में इनका मृत्यु हो गया था, तो अपने कार्यकाल में ये भी मरे थे। तो 2 व्यक्ति याद रखिएगा, एक ये व्यक्ति और एक ये व्यक्ति, ये दोनों का अपने कार्यकाल में दोस्तों मृत्यु हो गया। और एग्जाम में पूछता है कि किन 2 मुस्लिम राष्ट्रपति का निधन अपने कार्यकाल में हुआ था। तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, एक मरे थे 67 2 साल का कार्यकाल पूरा किया था, और ये 3 साल का कार्यकाल पूरा किए थे। चलिए आगे है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी, 77 से 82 तक ही रहे थे। उसके बाद है ज्ञानी जैल सिंह, दोस्तों 1982 से 87 तक रहे थे। आर वेंकट रमन 87 से 1992 तक रहे थे दोस्तों। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97 तक रहे थे दोस्तों। के आर नारायणन, दोस्तों ये के आर नारायण जो है 1997 से 2002 तक रहे थे। एपीजे अब्दुल कलाम, इनका तो नाम आप दोस्तों सुने होंगे कि वह राष्ट्रपति के साथ साथ साइंटिस्ट भी थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट, तो वैज्ञानिक थे बड़े। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक रहे थे दोस्तों। हमने प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन देखा था जिसमें पूछ दिया था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल कब तक था या कैवें राष्ट्रपति थे। दोस्तों ये भी बात को ध्यान में रखिएगा कि कौन राष्ट्रपति कैवें स्थान पर हैं और उनका कार्यकाल कब था, क्योंकि दोस्तों जब पूछता है एग्जाम में तो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर करा है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या प्रतिभा पाटिल दोस्तों आप कह सकते हैं। तो प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल 2007 से 2012 तक दोस्तों। ये क्यों चर्चा में है, तो अभी तक दोस्तों एकमात्र महिला राष्ट्रपति बनी है कौन, प्रतिभा पाटिल। तो याद रखिएगा 2007 से 2012 तक। आगे है दोस्तों प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी दोस्तों 2012 से 2017 तक रहे थे, 5 साल का कार्यकाल। उसके बाद है दोस्तों रामनाथ कोविंद, ये 2017 में बने हैं दोस्तों, अब तक यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 साल तक होता है। तो 17/5/22 तक रहेंगे, अगर फिर से चुनाव जीतते हैं तो दोबारा फिर बन जाएंगे। तो रामनाथ कोविंद अभी प्रेजेंट में दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रपति भी हैं। तो ये बात को याद रखिएगा, वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, रामनाथ कोविंद। और इनका कार्यकाल दोस्तों 2017 से अभी तक है, यानी कहने का मतलब कि 17/5/22 तक रहेगा। दोस्तों इसमें कुछ फैक्ट दोस्तों याद कीजिएगा, जैसे मैंने बता दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि देश के कैवें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, तो कहिएगा दोस्तों 14वां। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों कि 14 तो है, लेकिन एक ही व्यक्ति 2 बार बने हैं, तो एक तरह से हम 15 भी कह सकते हैं। तो दोस्तों व्यक्तिगत, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति के रूप में अगर गिनिएगा दोस्तों तो अभी तक मात्र 14 राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन वही दोस्तों संविधान के अनुसार से चलिएगा, संविधान के अनुसार से, तो संविधान कहता है कि 2 बार बने हैं, लेकिन व्यक्ति तो एक ही थे, इसलिए संवैधानिक हिसाब से ये 15वें हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा व्यक्ति के हिसाब से कितने हैं, 14वें राष्ट्रपति हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पर ये 15वें राष्ट्रपति हैं। चलिए अब दोस्तों इसमें क्या मेन पॉइंट देना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र, ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनका कार्यकाल 2 बार था। तो दोस्तों इतना 14 राष्ट्रपति में केवल मात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे राष्ट्रपति थे दोस्तों जो लगातार 2 बार बने थे। फिर दोस्तों पूछेगा कि कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु अपने कार्यकाल में हुआ था। तो सबसे पहले तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक व्यक्ति थे फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी दोस्तों याद रखिएगा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 1967 और फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल दोस्तों 1974 से 77। दोस्तों एक है नीलम संजीव रेड्डी का नाम आता है, पूछेगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि नीलम संजीव रेड्डी जो है क्यों चर्चा में है, आप जानते हैं दोस्तों इनके बारे में। तो दोस्तों ये चुनाव नहीं हुआ था दोस्तों, ये डायरेक्ट जीत गए थे।
तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि डायरेक्ट राष्ट्रपति बन गया, इनका चुनाव नहीं हुआ, इनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। तो कौन थे व्यक्ति दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब है दोस्तों वीवी गिरी, तो भारत के चौथे राष्ट्रपति। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, तो वीवी गिरी। और एक बात याद और रखिएगा दोस्तों कि एक होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक का मतलब होता है दोस्तों कि किसी के स्थान पर कुछ समय के लिए कार्य किया, या ऐसे कहिए कि थोड़ा साल बना और फिर अपना बाद में चुनाव लड़ा, फिर जीता और फिर बना। तो दोस्तों सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम आता है वीवी गिरी में। तो वीवी गिरी सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। एक बात और कहना चाहेंगे दोस्तों कि जब मैं बताऊं किसी भी चीज को तो आप बुक निकालिए इसी चैप्टर को, और दोस्तों उसको विस्तार ढंग से पढ़िए ताकि और अच्छा नॉलेज आप प्राप्त कर सके। और दोस्तों एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो जब जैसे ही आप देखिएगा दोस्तों, तो हर का एक निचोड़, एक कॉन्सेप्ट मिलता है दोस्तों। उसके बाद जो पढ़ने का मजा है उसका बात ही अलग है। जैसे आप सुनते होंगे दोस्तों कि महेंद्र सिंह धोनी मैच फिनिशर है, जो लोग रन बना के रखते हैं लास्ट में जाकर फिनिश कर देते हैं, जिता कर आते हैं। तो दोस्तों आप जितना भी पढ़ते हैं सबका लास्ट में एक बार रिवीजन कीजिए, जो होता है कि फिनिशर, वो फिनिश कीजिए एक बार। और जब पूरा पढ़ने के बाद एक बार आप रिवीजन कीजिएगा दोस्तों, तो हर स्टेप समझ में आएगा, उसका बात ही अलग है। चलिए तो दोस्तों हम लोग देखें कि किस तरह से राष्ट्रपति का, इधर मैंने नाम बताया कितने व्यक्ति राष्ट्रपति बने हैं और उनका कार्यकाल था। मैंने बताया दोस्तों कुछ कुछ खास व्यक्ति जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अब दोस्तों इसके बाद में हम लोग इसके आगे देखते हैं। दोस्तों जैसे मैंने क्रमवत बताया था, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56 दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में इस बात को कहा गया है। 53 क्या कहता है दोस्तों कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है दोस्तों। तो ये अनुच्छेद कितना कहता है? 53। ये सब पॉइंट दोस्तों कॉपी पर नोट कीजिए, पढ़िएगा कि इसमें राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है। और ये क्या है दोस्तों? संघ की शक्ति, संघ की शक्ति इसके बारे में। 54 क्या कहता है दोस्तों? 54 कहता है कि निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के चुनाव में यानी निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं दोस्तों, ये अनुच्छेद 54 कहता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभार एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर कह रहा है दोस्तों कि एक 56 है, 55 ध्यान में नहीं है दोस्तों अभी। 56 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहता है, परंतु अगर उनका पद समाप्त हो गया और कोई अगला व्यक्ति चुनाव नहीं हुआ, यानी अगला राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं हुआ, तो दोस्तों जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं बनता है पिछले वाले व्यक्ति ही यानी राष्ट्रपति ही अपने पद पर बने रहेंगे। ये कहता है दोस्तों अनुच्छेद 56। दोस्तों मैं 55 देखता हूं क्या है दोस्तों। 55 ध्यान में है नहीं दोस्तों अभी। 55, हाँ दोस्तों 55 देखिए क्या करा है। 55 करा है दोस्तों कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से जो चुनाव होता है उसके बारे में दोस्तों चर्चा है। यानी एकल संक्रमणीय जो पद्धति से चुनाव होता है दोस्तों उसके बारे में चर्चा है।
तो दोस्तों हमने बताया कि 52 अनुच्छेद क्या है, एग्जाम में पूछ देता है दोस्तों। 53 क्या है, पूछ देता है। 54, इसको उनको भी नोट कीजिए। 55, 56। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके बाद करा है दोस्तों कि पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश से शपथ लेनी पड़ती है। दोस्तों एक शपथ की बात कहा है, शपथ। अब जानते हैं दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति अपने पद पर बैठता है तो शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति शपथ किससे लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, तो राष्ट्रपति शपथ किससे लेते हैं दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। फिर कह रहा है दोस्तों कि पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ लेना पड़ता है। उनकी अनुपस्थिति में दोस्तों अगर ये सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश न हो तो क्या होता है, तो कह रहा है दोस्तों कि जब चीफ जस्टिस ना रहे तो उसकी अनुपस्थिति में और जितने भी वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, वरिष्ठ, उनके सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि शपथ राष्ट्रपति किससे लेते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ना रहे तो याद रखिएगा दोस्तों कि वरिष्ठ न्यायाधीश से, यानी इनके बाद जो और न्यायाधीश है उनसे शपथ लिया जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों इसमें कि राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले अपने पद से त्याग दे सकता है, किन किन कंडीशन में, तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि राष्ट्रपति किन दशाओं में 5 साल से पहले भी त्याग दे सकता है। तो दोस्तों 2 या 3 कंडीशन है, उसको याद रखिएगा। पहला करा है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा, यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को किया जाएगा जो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा और उपराष्ट्रपति इसको सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति की सूचना किसको देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को। दूसरा करा है दोस्तों कि महाभियोग, सुन लीजिए दोस्तों, महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। अगर महाभियोग के तहत हटाया जाए दोस्तों तो ये राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। समझ गए दोस्तों, यानी 5 साल से पहले इस प्रक्रिया से भी वो हट सकते हैं, हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर, और अपने मन से देंगे तो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। फिर करा दोस्तों आगे कि महाभियोग होता क्या है, तो दोस्तों सिंपल वे में आप एक जानिए, सिंपल तरीका में, कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की एक प्रक्रिया है महाभियोग। राष्ट्रपति को ऐसे कोई व्यक्ति नहीं हटा सकता है दोस्तों, उस पर ऐसे कोई केस मुकदमा नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग का देश का एक सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, संवैधानिक पद है राष्ट्रपति, और भारत का नागरिक होते हैं दोस्तों, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। तो महाभियोग दोस्तों चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, और महाभियोग चलाकर
इनको अपने पद से हटाया जाता है। अब महाभियोग लगता कैसे है दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों कह रहा है कि महाभियोग जो लगता है वो ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। महाभियोग अनुच्छेद कितना दोस्तों, अनुच्छेद 61। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप जानते हैं कि एक सदन होता है लोकसभा और एक सदन राज्यसभा। तो कह रहा है दोस्तों कि दोनों में से कोई भी सदन, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, दोनों में से कोई भी सदन दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग ला सकता है। तो दोनों में से कोई भी सदन, लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, ध्यान दीजिएगा 14 दिन पहले, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ये सूचना देना पड़ेगा दोस्तों कि हम आप पर महाभियोग ला रहे हैं, या लोकसभा लाए महाभियोग या राज्यसभा लाए। 14 दिन पहले दोस्तों सूचना देगा किसको, राष्ट्रपति पर, कि 14 दिन में आप जांच पड़ताल कर लीजिए, जांच पता कर लीजिए आप कि आप पर जो आरोप लगा है वो गलत है या सही है। तो दोस्तों 14 दिन पहले, पहला कंडीशन याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने से कितना दिन पहले सूचना दिया जाता है, तो 14 दिन पहले। अच्छा, लोकसभा या राज्यसभा कौन सदन लाएगा दोस्तों, तो दोनों में से कोई भी ला सकता है, या तो राज्यसभा भी या तो लोकसभा। अब क्या है दोस्तों कि जो भी सदन लाएगा, चाहे लोकसभा लाए चाहे राज्यसभा लाए, एक दूसरे में भेजेगा 2/3 सदस्य का हस्ताक्षर। जैसे कहने का मतलब दोस्तों कि लोकसभा अगर लाया है महाभियोग तो इसका 2/3 सदस्य लोग हस्ताक्षर करेंगे दोस्तों, और यही 2/3 सदस्य यहां से पास होगा तो जाएगा ये बिल राज्यसभा में, और राज्यसभा भी अगर 2/3 बिल हस्ताक्षर कर देता है तो वो महाभियोग पास हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए कि महाभियोग होता क्या है। तो राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है जो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। महाभियोग कोई भी सदन ला सकता है, चाहे निम्न सदन चाहे उच्च सदन, लेकिन 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देगा। अब एक बात और है दोस्तों कि 14 दिन पहले सूचना देगा, और जो भी सदन लाएगा उसका 2/3 सदस्य जो है पारित होना जरूरी है। 2/3 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेगा, उसके बाद अगला सदन को ट्रांसफर करेगा, और वो भी अगर 2/3 से हस्ताक्षर कर देता है, यानी दोनों सदन का हस्ताक्षर 2/3 होता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग देना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप महाभियोग टॉपिक को ढंग से समझे होंगे कि किस तरह से महाभियोग महाभियोग को हम लोग पढ़ें। अब दोस्तों इसका जो आगे का पार्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति एक लंबा टॉपिक है जो 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट होगा। इसका आगे का जो टॉपिक है दोस्तों, जो मेन फैक्ट है या जो और भी बातें हैं, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो का सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो बात डाउट है दोस्तों वो कमेंट कीजिए। मैं आपके सेवा के लिए दोस्तों हमेशा तत्पर हूं। आप जिस विषय का जो टॉपिक कहते हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का अगला पार्ट को लेकर के। दोस्तों धन्यवाद।